हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। दोस्तों, हम सभी पढ़ रहे हैं भूमंडलीकरण के बारे में और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से भूमंडलीकरण की वजह से श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना लगा रहा। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी कि लोगों को एक से दूसरे स्थान ले जाती थी और उनसे काम कराती थी। तो आइए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि क्या कुछ उस समय के यानी 19वीं शताब्दी में श्रमिकों के साथ होता था। शुरू कर रहा है कि भारत से अनुबंधित यानी वैसे लोग जो किसी खास बॉन्ड पत्र के द्वारा जो है वो इकरारनामा तैयार करते हैं कि वो इन शर्तों के अनुसार वे आपके साथ जाएंगे। तो भारत से अनुबंधित श्रमिक जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी अब अगर आए कि गिरमिटिया मजदूर क्या है तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं कि भारत से अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को यूरोप ले जाया जाता था, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना 19वीं शताब्दी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज़ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। यानी यहाँ मोटा मोटी आप ये समझ लें कि 19वीं शताब्दी जो थी वो हमें बतलाती है कि दुनिया जो थी उसमें कितने तरह के अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि कुछ जगहों पर अगर हम देखते हैं तो लोगों की आय में तो वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो है लोगों में बेहिसाब गरीबी फैल रही है। कुछ क्षेत्रों में देखते हैं तो तकनीकी रूप से प्रगति हुई है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र आए हैं जो उत्पीड़न के बावजूद वे नई ईजाद कर रहे हैं। तो ये कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, खास करके मज़दूरों के लिए। जैसे यहाँ दे रहा है कि 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मज़दूर जो थे उनको बागानों, खदानों और सड़क व रेल परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। अब आप देखें कि ये जो बागान है या खदान है या सड़क या रेल परियोजनाएं हैं, यानी सड़क और रेल की पटरियां लगाना है, इन परियोजनाओं के लिए जो था कहाँ से, भारत से और चीन से लोगों को ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। यानी अगर आप 5 साल तक अपने मालिक के यहाँ काम कर लेते हैं तो आप जो है घर लौट सकते हैं। अभी भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग जो है खाड़ी देशों में जाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक में जाते हैं और उनको जब उनके क्लाइंट ले जाते हैं तो उनके साथ एक डील होती है, एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि आपको इस कंपनी में इतने दिनों तक काम करना है, आपको इतने रुपये मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जो है अनुबंध करके लोगों को दूर देशों तक ले जाया जाता था। यानी जो कैरेबियाई द्वीप समूह के देश हैं
उन देशों में भारत के लोगों को या चीन के लोगों को ले जाया जाता था और उनसे एक एग्रीमेंट बनवा ली जाती थी। और उस एग्रीमेंट में होता था कि अगर आप 5 साल तक जो है अपने मालिक के बागान में काम करेंगे तो उसके बाद आपको घर वापस आने दिया जाएगा। लेकिन ये भी नहीं होता था, 5 साल बीत जाने के बावजूद भी उनको अपने घर वापस लौटने नहीं दिया जाता था। यह है कि भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। अब एक सवाल उठता है कि आखिर इन्हीं इलाकों से क्यों जाते थे। तो अभी आपने पढ़ा कि कुछ क्षेत्र जो थे जो तकनीकी रूप से विकसित हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनकी स्थिति जो थी बदतर हो चुकी थी। तो भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, इन क्षेत्रों में जो है कृषि व्यवस्थाएं जो थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। और दूसरी ओर जो कुटीर एवं लघु उद्योग थे वो भी खत्म हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों को जीवन यापन के लिए बाहर जाना ज़रूरी था। उसी तरह तमिलनाडु के अगर सूखे इलाकों की बात करें तो वहाँ भी ये बदतर स्थिति फैली हुई थी। ऐसे में ये सभी जो है अपने जीवन में बदलाव के लिए जो है ये क्या किए कि अपना घर बार छोड़ करके बाहर चले गए और जा कर के उन्होंने ये सोचा कि वहाँ जाएंगे तो हमारे जीवन स्तर जो है सुधर जाएंगे। और ऐसा सोच करके वो वहाँ गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर इससे कर्जा बढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे वहाँ से बड़ी संख्या में मज़दूरों का पलायन हुआ। और इसके पीछे जो रीज़न थे वो रीज़न यही थे कि कृषि व्यवस्था जो थी वो चौपट हो गई थी। यानी ज़मीन का इतना ज़्यादा भाड़ा बढ़ा दिया गया था कि जो किसान थे वो निश्चित समय पर अपने लगान को या भाड़े को नहीं चुका पाते थे और बदले में उनकी ज़मीन जो थी नीलाम कर दी जाती थी। नीलाम हो जाने के बावजूद अगर वे बटाई पर भी ज़मीन जोतते थे तो उसका भी वे मालगुजारी नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उन पर कर्जा चढ़ने लगता था। और ऐसी स्थिति में अपने कर्जा को चुकाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। नेक्स्ट है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, यानी कौन कौन से स्थान हैं कैरिबियाई द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो इसमें है त्रिनिदाद, युगाना और सूरीनाम। ये कैरिबियाई द्वीप समूह के जो है हिस्से हैं। इसके अलावा मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, यहाँ भी मज़दूरों को बड़ी संख्या में भारत से लेकर के जाया गया। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। यानी ये तो हमने देखा कि कैरिबियाई द्वीप समूह हो गया, मॉरिशस हो गया और फिजी, वहाँ ले जाया गया। इसके अलावा असम में भी मज़दूरों को बड़ी संख्या में ले जाया जाता था और उनसे चाय की खेती कराई जाती थी। तो ये रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से जो है भारत के जो लोग थे उनमें जो है काफ़ी गहरा रोष देखने को मिलता था। नेक्स्ट है कि मज़दूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। यानी जो लोग जाना चाहते थे उनको जो होता था एजेंट से पहले मिलना होता था, और एजेंट जो होते थे वो कमीशन लेते थे। यानी मालिक जो होते थे एजेंट को बोल देते थे कि हमको इतने लोगों की ज़रूरत है, आप हमें इतने लोग ला करके दीजिए। एजेंट जो होता था अब लोगों की तलाश में लग जाता था और वैसे लोगों को ढूंढता था जो एग्रीमेंट के तौर पर बाहर जाने को तैयार हों। और ऐसे में एजेंट जो होता था जब
जब लोगों को ढूंढ करके लाता था तो उसको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबों से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। यानी बहुत से लोग जो थे ये मानते थे कि अनुबंध की वजह से ही जो है देश में गरीबी उत्पन्न हुई है। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। आज भी देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं सऊदी चले जाते हैं और वहाँ से जा कर के वे रोते हुए वीडियो भेजते हैं और उसमें वो अपने दुखड़ा सुनाते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि उनकी सुध ली जाए। ये सब क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जब वो एजेंट से मिलते हैं तो एजेंट जो उनके साथ एग्रीमेंट कराता है उस एग्रीमेंट के तौर पर उनके साथ वहाँ व्यवहार नहीं किया जाता है। तो यही कुछ हुआ करता था उस समय भी। एजेंट जो होते थे, मालिक, अब उदाहरण के लिए आप समझ लें कि मालिक अगर कहे एजेंट से कि हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो हमारे घर के कामों को करे, बशर्ते जो है मैं उसको $500 दूंगा। अब एजेंट जो है वो आएगा और आकर के जो है जो मज़दूर है उससे बोलेगा कि आपको $1000 मिलेगा, आपको जो है यहाँ जाना है। आप अगर मान लीजिए कि आप मज़दूर हैं तो आप तैयार हो जाएंगे कि अच्छी खासी रकम है आपके साथ जो है, इसको लेकर के एजेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसा भी ले लेगा। लेकिन जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि आपको इतनी सैलरी में ही काम करनी है या तो तरह तरह की परेशानियाँ भी आ सकती है। तो जो झूठे तरीके से एजेंट जो होते थे वो फुसला लेते थे और ऐसे स्थिति में जो बाहर के लोग होते थे वो उनकी बातों में फंस जाते थे। यहाँ कह रहा है कि बहुत से अप्रवासियों को तो यह नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मज़दूर अनुबंध के लिए राज़ी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। यानी अगर आपने तैयार किया कि हाँ हम जो है जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं जाते हैं तो एजेंट आपका अपहरण तक कर लेते थे। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था से बहुत सारे लोगों ने इसे नई दास प्रथा का नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वहाँ ऐसे हालात नहीं है। नई जगह जीवन और कार्य गतियाँ कठोर है। मज़दूरों के पास कानूनी अधिकार कहने के लिए भी नहीं है। इसके बावजूद मज़दूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे जंगल में भाग गए। ऐसे मज़दूर जब पकड़े जाते थे तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी ताकि जो है वो भागने की कोशिश न करें। तो इस वजह से जो है बरसों से जो पुरानी और नई संस्कृतियाँ चली आ रही थी वो मिक्स हो गई और मिक्स होने का परिणाम ये हुआ मिक्स होती गई और एक नए सामूहिक अभिव्यक्ति की खोज हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिनिदाद में जैसे किस तरीके से हुई, तो एक उदाहरण दे रहा है कि त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव मेले के रूप दे दिया गया और इस मेले को होशे यानी इमाम हुसैन, आपको मालूम होगा कि इमाम हुसैन कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल से बाद की जो कक्षाएं हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन के नाम पर इन्होंने क्या रखा, इसको होशो नाम रखा। उसमें सभी धर्मों और नस्ल के मज़दूर हिस्सा लेते थे। उसी तरीके से एक अन्य है राफ्ता फरियानवाद कह रहा है कि नामक विद्रोही धर्म में भी भारतीय अप्रवासियों और करीबी द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। कौन सी संबंधों की? तो मिली जुली संबंधों की। त्रिनिदाद और युगाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी
भारतीय अप्रवासियों को वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। यानी जब भारत के लोग जो है गुयाना पहुँचे और वहाँ जाकर के भारत के लोगों ने चटनी म्यूजिक में धमाल मचाया। और ये जो है धमाल एक चीज़ दर्शाता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है संस्कृति समागम के ये फलस्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंत थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ों आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थी, बिल्कुल नया रूप सामने आता था। यानी इसमें होता ये था कि एक स्थान के लोग जो होते थे और दूसरे स्थान के लोग जो होते थे जब आपस में मिलते थे तो दोनों अपना कुछ भूल जाते थे और एक तीसरी नई जो है विचारधारा जो है या उनकी पहचान जो है बन उठती थी। तो ये सारे जो है 19वीं शताब्दी में घट रही घटनाएं हैं। नेक्स्ट है कि ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो होते थे अनुबंध समाप्त हो जाने यानी 5 वर्ष होने के बावजूद भी उनको वापस नहीं लौटने दिया जाता था। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिता फिर अपने ठिकाने वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ गए और जाकर के वे जो है वहीं के होके रह गए। तो इस वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में बहुत से लोग जो है काम करने को लेकर के गए और वहीं रह गए। तो इस वजह से वहाँ भारत के लोगों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट कर है कि क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपाल और क्रिकेटर शिवेंद्र चंद्रपाल और राम नरेश श्रवण का नाम सुना होगा। तो इन लोगों के नाम सुनने से क्या पता चलता है? तो इन लोगों के नाम सुनने से ये पता चलता है कि इन लोगों का नाम जो है बिल्कुल भारत के लोगों के नामों से मिलता जुलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान, उनकी बोलचाल, उनके नाम भारत के जैसे नहीं है। कारण ये है कि वे भारतीय नहीं है। तो ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने लिया निश्चित तौर पर इनके जो पूर्वज थे वो अनुबंधित मजदूर ही रहे होंगे। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हमारे देश में राष्ट्रवादी जो नेता थे इसका विरोध करने लगे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। निश्चित तौर पर यानी एक तरीके से समझिए कि आपको जेल में बंद करके ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। तो ये स्थिति हुई थी, इतनी ज़्यादा अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। कौन सी व्यवस्था? जो दास जो थे वो वाली व्यवस्था। लेकिन यानी मज़दूर जो थे उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव किया जाता था। नायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विद्रोह के नरायेपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। यानी यहाँ कह रहा है कि अगर आप नायपाल के प्रारंभ में लिखे हुए उपनिवेशों को पढ़ते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो कैरिबियाई द्वीप समूह में गिरमिटिया मजदूर थे उनकी क्या हालात थी। उनको जो है कुली कह करके पुकारा जाता था और उनके साथ कुल्ली जैसे व्यवहार ही किए जाते थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।